हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम कंक्लूड करने वाले हैं अपने क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी को। अभी तक हमने ये देख लिया है कि केस स्टडीज़ के थ्रू हमको ये चैप्टर डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनती चली जा रही है और क्यों हम और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो उनको प्रेफर कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि वाई डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है, ये सब कुछ हम अभी तक देख चुके हैं और कैसे कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री होने का प्रिटेंड करती हैं। ठीक है, और क्यों करती हैं हमने ये भी समझ लिया है, राइट। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म क्यों कह रहे हैं और साथ में कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर में हैं और अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी के। मतलब कि जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, डेमोक्रेसी के भी कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। चलो, तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट है क्या? क्यों सारी कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेटिक बताना चाहती हैं? नहीं, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी के अपने खुद के फ्लॉज हैं और सिग्निफिकेंट फ्लॉज है, मतलब कि उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। क्या डेमोक्रेसी सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों डेमोक्रेसी? वाई? बिकॉज इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। मतलब ये वैसी वाली बात है कि आपको उन चीज़ों को या उन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एलिमिनेट करना है जो कि बेटर नहीं है या जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये कंपैटिबल नहीं है आज के सिटीजन्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के सिटीजन के नीड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कंपैटिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या लगता है हमको? डेमोक्रेसी। क्यों ऐसा? क्योंकि अब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का समय है। ठीक है, लोगों के पास अगर बोलने का अधिकार नहीं होगा, अपने खुद के एक्शंस के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो फिर उनकी खुद की जो इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो पूरी सोसाइटी की, पूरे नेशन की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर मानी जाती है। इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। मतलब कि एक रूम फॉर करेक्टिंग आवर ओन मिस्टेक्स हमको कौन देता है? डेमोक्रेसी। हम अपने खुद की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारी मिस्टेक क्या होगी डेमोक्रेसी में? अगर हमने किसी गलत इंडिविजुअल को या किसी गलत पॉलिटिकल पार्टी को हमने वोट दे दिया है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी हमको अलाउ करती है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में या फिर उस इलेक्शन मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले, टेन्योर के ख़त्म होने से पहले भी अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर हमें वो सूटेबल नहीं लगती है तो। ठीक है, विच कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। मतलब कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स थोड़े समय तक छुपी रह सकती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जो क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक्स ज़्यादा लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। ईदर रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। ठीक है, मतलब कि या तो रूलर्स अगर वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं या कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो लोगों के वेलफेयर के फेवर में नहीं है, तो उनको अपने डिसीजंस, अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो रूलर्स को ही चेंज कर दिया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अगर मैं आपको लिखने को बोलूँ डेमोक्रेसी की, तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर में यही पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी एक फेयर चॉइस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की चॉइस की वैल्यू करता है डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, यानी कि अगर हमारे पास राइट्स है कि हमें जो व्यक्ति सही नहीं लग रहा है, अपना रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं लग रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? चेंज। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति हमेशा या एक लंबे समय तक के लिए पावर में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गारंटी नहीं है मतलब चेंज हो सकता है, और चेंज हो सकता है तो बार बार इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा था कि बार बार वहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट चेंज हो रही है। कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी जो चीफ बनता है, मिलिट्री चीफ बनता है, वो अपनी पोजीशन को प्रेसिडेंट बना लेता है। ठीक है, तो ये एक इंस्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होने से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर चल रही है तो
हर पॉलिटिकल लीडर उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि एक प्रॉपर गवर्नेंस जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ग्रोथ जो होगी कंट्री की वो रुक जाएगी, या नहीं भी रुकेगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार डिसीजन मेकिंग में ही समय चला जाएगा, एग्जीक्यूशन को समय कम मिलेगा। लीडर्स कीप चेंजिंग, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नो मोरालिटी, मतलब ओनली पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। किसको ज़्यादा फेवर मिल रहा है डेमोक्रेसी में? पावर प्ले को और पॉलिटिकल कंपटीशन को। क्यों? देखो, डेमोक्रेसी है मतलब कि लोग वोट करेंगे, और लोगों से अगर आपको वोट चाहिए है तो आप क्या करोगे? आप एक पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और सारे लोग क्या करेंगे? इमोरल तरीके, सारे नहीं, बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इमोरल तरीके यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा वोट गेन करने के लिए, ठीक है। देन डिले। अब डिले तो होगा, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन 3 Ds। कौन कौन से हैं 3 Ds? डिबेट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ठीक है। अब हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले या लॉ बनाने से पहले जब बहुत सारा डिस्कशन करना ज़रूरी है, लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा, पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाएगा, मीडिया भी स्क्रूटिनाइज करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक होंगी तब तक क्या होगा? काफ़ी समय लग जाएगा, राइट। तो डिले यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। क्विक डिसीजंस लेने के चांसेस बहुत कम है। बैड डिसीजंस, इलेक्टेड लीडर्स को कभी कभी नहीं पता होता है कि लोगों के लिए बेस्ट क्या है, उनके बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हमारी डेमोक्रेसी पे तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी कम है, ठीक है, या उनका जो बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा या उतना क्लियर नहीं है, तो उनको लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट पता होंगे, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। तो इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स दे कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस। देन करप्शन, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा करप्शन देखते रहते हैं हमेशा, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं पर भी करप्शन ऑफ नॉट ओनली मनी, ठीक है, करप्शन अगर आइडियाज़ में है, करप्शन अगर वैल्यूज़ में है, तो भी वो उतना ही हार्मफुल है जितना कि आप मॉनेटरी करप्शन देखते हैं, ठीक है। सम ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आ रहा है हम बोलेंगे कि जो वोटर्स हैं, ठीक है, कई बार वोटर्स को नहीं समझ में आता है कि उनका सही रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, है ना। अगर ये इमोरल तरीके से कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको लिकर प्रोवाइड करा रहे हैं, मनी प्रोवाइड करा रहे हैं, या वोट्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। और अगर वोटर्स इन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक वोट के लिए व्यक्ति इतना ज़्यादा अनअवेयर है, ठीक है, तो वो अपना खुद का बेस्ट इंटरेस्ट क्या समझेगा, या सोसाइटी का या कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट कैसे समझ पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फ्लॉज हैं किसके? डेमोक्रेसी के, राइट। अब हम चलते हैं कि पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, या फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कौन से होंगे? रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ पीपल, कैन नॉट इग्नोर देम, दस पजेस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अगेन हमने पिछली क्लास में देखा था, मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि हम सिटीजन्स को आंसरेबल है कौन? जिन लोगों को हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जिनको हमने वोट देकर वहाँ तक पहुँचाया है, राइट। अगर आपने वोट दे दिया है तो अब जो व्यक्ति पावर में चला गया है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी नीड्स को, आपके क्वेश्चंस को, आपकी ज़रूरतों को क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है या नेग्लेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो अगेन आप उस पर क्वेश्चन उठाओगे और आपके पास उसको चेंज करने के अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या करना पड़ता है? इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, इनको अकाउंटेबल रहना पड़ता है, और जो प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं उसको लेकर इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो इस डर से काम इनको करना पड़ता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जहाँ पर हमने अभी देखा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन, डिबेट के कारण क्या होता है? डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। वहीं पर ये एक पॉजिटिव साइड भी प्रोवाइड कराता है कि ज़्यादा डिस्कशन होता है तो प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना। मतलब कि गलत डिसीजन लेने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से एक प्रॉपर क्राउड के साथ, एक प्रॉपर असेंबली के साथ अपने उस टॉपिक को क्या कर रहे हो? डिस्कस कर रहे हो। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को देखकर ही, क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव चीज़ों को देखकर ही आप क्या कर रहे हो? डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जो ज़्यादातर लोगों के काम आएगा,
प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब देखो जैसे डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, या जिसको हम बोलते हैं नेगोशिएशंस हुए, ये सब क्या है? क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा, या इंडिया या कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि सारे बिल्कुल एक जैसे लोग होंगे, है ना। अगर एक रिलीजन है तो इस एक रिलीजन में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स जो हैं वो क्या है, डिवाइडेड है, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं। तो जहाँ पर भी इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पर क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, डिफरेंसेस तो होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराती है ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इन डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के रहते हुए भी सोसाइटी में ग्रेटर गुड को लेकर, है ना, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, अगर आप मोनार्की की बात करते हैं, वहाँ पर ग्रेटर गुड नहीं देखा जाता, वहाँ पर इंडिविजुअल की विल देखी जाती है, इंडिविजुअल का मतलब देखा जाता है, राइट। लेकिन डेमोक्रेसी में हम ये कोशिश करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स ऐसा डिसीजन लिया जाए या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो ज़्यादातर लोगों को क्या करे, फ़ायदा पहुँचाए और कम से कम नुकसान क्रिएट करे। एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ पीपल, कैसे? क्योंकि सिटीजन्स को क्या दिया जाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, अपार्ट फ्रॉम सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करा रहा है। मतलब कि कोई भी एक पर्सन, चाहे एक होमलेस व्यक्ति है या फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसके वोट की वैल्यू सिमिलर है, सेम है, इक्वल है ना, यानी 1। कोई भी व्यक्ति वोट डालना चाहता है तो उसके वोट की वैल्यू कितनी है, ओनली 1। तो ये क्या कर रहा है, ये इक्वालिटी बता रहा है, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी दे रहा है। और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी कि हम सारे लोग बराबर हैं, ठीक है, हमारी वोट वैल्यू बराबर है, ये हमको एक, हर व्यक्ति को एक डिग्निटी प्रोवाइड कराती है, यानी कि एक सम्मान प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और एक इक्वालिटी को डिनोट करती है कि इंडिया या कोई भी ऐसी कंट्री जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, वो अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है तो सबसे ज़्यादा ये उसकी डिग्निटी को अफेक्ट करता है, उसकी डिग्निटी को इम्प्रूव करता है। अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, ये तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, कि मतलब डेमोक्रेसी अपनी खुद की गलतियों को सुधारने का मौका देती है हम सारे लोगों को, जिनको हम वोटर्स कहते हैं। इवन इट ऑल्सो गिव्स द चांस टू करेक्ट द मिस्टेक्स डन बाय द पॉलिटिशियंस और द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, उनको भी अधिकार देती है कि अगर आप कोई गलती कर चुके हैं तो फिर अब आपके पास मौका है, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें, ठीक है, अगर आपके देश की जनता आपका साथ देती है तो। फाइन, तो ये थे हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। ऑल्दो दोनों ज़रूरी हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर भी ज़रूरी हैं और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी ज़रूरी है। दोनों में से किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी का भी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म नहीं होगा, है ना, सारे लोग एक ही चीज़ सोचेंगे, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं बन जाएगी, वो अगेन डिक्टेटरशिप में पहुंच जाएगी, राइट। तो क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, अपोजिशन ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉलिसी मेकिंग ज़रूरी है, ठीक है। इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट के बाद भी हम डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम खुद डेमोक्रेटिक बने। अगर हम हैं तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं हैं तो कम से कम हम प्रिटेंड करें, राइट। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा लंबे समय तक प्रिटेंड नहीं किया जा सकता अगर आप वाकई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली 4 केस स्टडीज़ में देखा कि कंट्रीज़ पीठ पीछे क्या कर रही थी, अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रही थी, कोई डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा था, और सामने क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये चीज़ें लंबे समय तक छुपी नहीं। और अब हम उन कंट्रीज़ का ही एग्जाम्पल लेकर, रियल कंडीशंस का एग्जाम्पल लेकर ही हम क्या समझ रहे हैं कि कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक होने का प्रिटेंड कर सकती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों लेक्चर्स में अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, और ये तो डायरेक्टली प्रिपेयर कर लें, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड फेवर। क्यों? क्योंकि इनसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कंपेयर करने के लिए कह दे या आपको क्रिटिसाइज़ करने को कह दे डेमोक्रेसी को, तो भी आप यही सारे पॉइंट्स को वहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to share with all your friends, the students with whom you study, so that I can reach more and more people. Thank you so much.